मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर, आपका स्वागत है सर। जय हिंद। आप पहले आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रहे थे। जब फादर ने ये देखा मेरा लड़का मर जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए, तो कहते मैं रिजाइन करूँ। बांग्लादेश में कदर हो गया, अराजकता फैल गई जी। बड़ा मजा आ रहा है कि जाओ हसीना वाजिद का घर लूट लो। शेख मुजीबुर रहमान साहब थे, उनको और उनकी पूरी फैमिली को कू करके मार डाला था। हमने हेलीकॉप्टर भेजा था मुजीबुर रहमान को बाहर निकाल लाने के लिए फैमिली समेत, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। क्या ठोस कदम है जो इनके प्रति उठाने चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका न्याय संगत तरीका, जिसको इज्जतदार तरीका है कि आम को ठोक दें। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की अनिवार्य थी, बिल्कुल सर, और होनी चाहिए। और मेरे तो हिसाब से इस मुल्क के आखिरी दिन आ गए हैं जहाँ टेररिज्म होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े पर फटीचर मुल्क है। और ये वो भारत नहीं है जो 1962 का भारत था। Let me tell you straight, the Indian armed forces today are strong enough to change maps. सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मान। आज फिर आए हैं एक और नया एपिसोड लेके देसी टॉक्स में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं, जो मेहमान हैं, उनके बारे में क्या बोलें। उनकी एक गर्जना से, उनकी एक दहाड़ से दुश्मन देश और दुश्मन बिल्कुल कांप जाते हैं, छक्के छुट जाते हैं उनके। उनकी एक आवाज दुश्मनों के लिए काफी है और हम सब उनको, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज और उनके जितने भी सेवा है, हमारे देश के लिए जितनी उनकी सेवा है, जो उनका समर्पण है, उनकी वजह से हम सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पहचान गए होंगे, हमारे साथ हैं नन अदर देन जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर, जिन्हें हम सब जीडी बख्शी सर के साथ नेम से जानते हैं, बट गगनदीप बख्शी सर उनका फुल नेम है। मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है सर। जय हिंद। जय हिंद सर, आपने इतना समय दिया देसी टॉक चैनल को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थोड़ा शुरू करते हैं कि कब लगा सर, जैसे आर्मी में आप जाना है या कोई और फील्ड आपकी थी, कब लगा सर कि आर्मी में ही आपकी चॉइस होगी सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई साहब थे एक कैप्टन सृष्टि रमन बख्शी, जो 1965 के युद्ध में शहीद हो गए थे। और जब उनकी शहादत हुई, बहुत धक्का लगा हम सबको घर में। और जब वो हमको उनकी वो 1965 हाँ जी, इंडो पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे उसके दौरान, और हमको उनका जो है पार्थिव शरीर नहीं भेजा गया जी जी। उन दिनों नहीं भेजते थे, केवल कांस में जी अस्थियां आई। और जो सिपाही साथ लेके आया था, मैंने उसको अलग से पूछा, मुझे बता क्या हुआ था जी, क्योंकि मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, माँ बाप को नहीं बता रहा था जी। तो उसने बोला साहब माँ बाप को नहीं बताना, लेकिन असलियत ये है कि वो माइन फटा था, M16 उनके तो शरीर के चीथड़े हो गए। और हमने कोई 100-200 गज से चुन के सारे वहीं पे अस्थि विसर्जन वहां कर दिया, मतलब दाह संस्कार, कि आप दुर्गति न दे पाए फैमिली लाश की। जी सर। और इसके चलते वो कबूत ने कहा कि लेकिन साहब लाश की जब दुर्गति होती है तो बदला लेना अनिवार्य और आपको बदला लेना चाहिए जी। तो मेरे ख्याल ये डिफाइनिंग मोमेंट था। पहले भी मेरा मन था फौज की तरफ जा रहा था, बट क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। इंसिडेंट ने आपका दिशा मार्गदर्शन कर दिया कि किस तरफ जाना। कभी सोचा नहीं था सर, लेकिन ऐसा सोचा तो था, लेकिन मतलब इतना क्लियर नहीं था सर। तो आप बच्चे जब स्कूल में होते हैं, कभी ये कभी लगता रहता है जी। हाँ, मैं कमांडो कॉमिक्स पढ़ता था और लड़ाई की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो कुछ रुचि जा तो रही थी जी सर। लेकिन ये जो चीज हुई जी, ये इंसिडेंट हमने सुना था सर, आप 50-50 पैसा में वो कॉमिक्स लेकर आते थे और उसके बाद एक्सचेंज किया करते थे और वो करते थे। देखिए, जब उन दिनों कमांडो कॉमिक्स आती थी, जी, होती थी जी, 50 पैसे की मिलती थी, तो
जी 50 पैसे बड़ी रकम बहुत होती है। राइट खासकर स्कूल जी, के बच्चों हाँ के जी, लिए तो जी। हम लोग लाते थे और आपस में एक्सचेंज Exchange करते थे। करते yes, थे। तो मतलब उसी दाम से कई कॉमिक्स हम पढ़ लेते थे। हाँ। वो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड जी। वॉर 2 की कॉमिक्स होती थी, तो उनसे रुझान होना शुरू हो गया था हाँ, बुक्स हाँ, की हाँ, तरफ। हाँ, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर तो बिल्कुल क्रिस्टल Change हो गया, क्लियर change हो हो गया गया, कि हाँ जी। अब तो जाना जी। ही जाना है, जी सर, जाना ही जाना है। जो हाँ, पहले जी। वेग हाँ, इंकलिंग थी, अब वो ठोस हो गई। जी, जी सर, हमने ये रिसर्च की थी कि आप पहले आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर IAS रहे ऑफिसर थे, बना सर। एक आईएएस ऑफिसर, और आई थिंक आपके जो फादर हैं और उनका भी शायद ये ड्रीम था। तो आप सर मिलिट्री में आए तो इस बात का कोई रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि एक फैमिली में ऐसा इंसिडेंट हो जाना और उसके बाद सेम फैमिली से किसी को सेम फील्ड में भेजना, मुझे लगता है कि बहुत टफ डिसीजन सर ये रहा होगा। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे फादर साहब बड़े कीन थे कि मैं जो है आईएएस आईएफएस जी सर, बनने जाऊं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई वो क्रिकेटर था, हाँ जी, ओके। एक्सट्रोवर्ट था, हम्म, हैंडसम था, आउटगोइंग था। मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा, मेरे को बस किताबें ओह। पढ़ने का शौक हाँ था जी, और मैं दिन में एक किताब पढ़ दिया करता था। जी। इतनी मतलब स्पीड हो गई कि लाइब्रेरी हाँ जी मेरा सर, मेरा फेवरेट हाँ जी, स्थान था स्कूल जी। में। हाँ जी, हाँ जी, बस जहाँ टाइम मिलता था मैं लाइब्रेरी चला जाता था, बुक्स ले आता था, हाँ जी, हाँ जी, 3-3 4-4 पढ़ता रहता था। मुझे ना अपने अपीयरेंस का कोई जी। खास ख्याल था, हाँ जी, हाँ जी, कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी, हाँ। तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ ओह। माइंड था, right, राइट। तो इसलिए फादर साहब ने सोचा कि ये शायद आईएएस आईपीएस आईएएस आईएफएस के लिए बिल्कुल फिट होगा, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई में तेज है, हो भी जाएगा जी। वो। तो इसलिए उनका बड़ा मन था, जी। क्योंकि वो खुद आईएएस जाना चाहते थे, ओके, लेकिन फिर वो महाराजा ओके। साहब की सर्विस में चले गए थे ओके। जम्मू कश्मीर जम्मू में। कश्मीर, हाँ। ओके और उनका ड्रीम था कि मेरा एक बेटा आईएएस बने। ओके। बड़ा बेटा तो फौज में चला जी, गया, जी। तो फौज की ख्वाहिश जो भी थी हाँ किसी जी। की वो पूरी हो गई। अब आईएएस में वो हाँ। सोचा कि ये पढ़ाई में तेज है, ये करे। जी। हाँ जी, अब मेरा मन बिल्कुल नहीं था आईएएस आईपीएस बाबू बनने का। जी। तो दोनों चीजें अलग हो जाती है शुरू सर। से हाँ। फौज की तरफ हाँ। रुझान हो रहा था, हाँ जी, लेकिन फिर जब मैंने डिसीजन बताई फादर साहब को जी। कि मैं तो फौज में जाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि हड़कंप मच गया फैमिली में। भाई अभी तो एक बेटा एक मरा है इंसिडेंट हुआ। हाँ। जी। सितंबर 1965 में, और एक अक्टूबर नवंबर में मैंने बात शुरू कर दी कि मैंने जाना है, इंडिया में जाना है। तो बहुत टफ रहा तो होगा। वो नेचुरली सारे फैमिली हाँ। बिल्कुल, अरे हमने ठेका ले रखा है, हम ही सारे हाँ। बेटे देते देते रहे रहे। अपने फौज में, और बिल्कुल। सारे परिवार मर गए हैं क्या, वो क्यों नहीं दे सकते देशभक्त के लिए कि ये जी। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पड़ोस के यहाँ से से निकले। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो है सर। तो ये काफी तूफान वहां जी। मचा। बट फिर मैंने भी पता नहीं जिद पकड़ ली बिल्कुल कि मैं करूंगा। तो फिर अल्टीमेटली जब बड़े मतलब रोज डिनर टेबल पे पूछ नीच बात जी। होती थी, ये वो क्यों, फादर ने बोला भी तू तो है ही नहीं आर्मी का मटेरियल, जी। तू तो पढ़ाकू है, तू तो ये है, तू मतलब कैसे तू वो वाली लाइफ लीड करेगा, तेरे को सिलेक्ट भी करेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा तुम मेरे को कोशिश तो करने दो। तो जब बहुत मतलब बात विवाद बढ़ गया, तो फादर ने बोला अच्छा ठीक है, तू जा ट्राई कर ले, तेरे मन में जो कीड़ा जी। है वो निकल हाँ, जाएगा, और तू पास नहीं हो। जी। तू, मैं भी फौज को अच्छी तरह से जानता हूँ, तू आर्मी के लिए नहीं बने। नहीं है फिट मटेरियल, और तू ट्राई कर ले, ये आईएएस के लिए तेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस बुनियाद पे कि आईएएस की तैयारी हो जाएगी, पूरा हाँ, तो वही एक बार- रिटन टेस्ट इंटरव्यू जी, जी। उन्होंने मेरे को जाने दिया, और मैंने रिटन टेस्ट किया, पास हो गया। पहली बार मैं घर से निकला था अकेला, दिल्ली जाके रिटन टेस्ट दिया था, पास हो गया। फिर मेरा वो इंटरव्यू आया, तो जब इंटरव्यू आया, जब रिजल्ट आए, जी। तो ना सिर्फ मैं पास हुआ था, मैं पूरे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 पे था। क्या बात है सर। क्या बात है सर। तो फिर मैं Outstanding, naturally sir. फिर तो फादर भी बड़े खुश हुए और जी। सारे बड़े खुश हुए।
और पूरे मतलब मेरी स्कूल की असेंबली में क्या बात है। अनाउंस किया गया कि भाई ऐसा होता हमारा है। एक जी, स्टूडेंट जी जी। वो नंबर 2 आया है, सेकंड रैंक ऑल इंडिया में, ये वो मेरा। तो फिर मैंने फादर को बोला, देखिए आप कह रहे थे हाँ। मैं हो गया हूँ तो लेट मी गो। बोले नहीं, मैंने तो कहा था तेरी तैयारी है आईएएस की। मैंने कहा दैट्स नॉट फेयर। और फिर साहब अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि पहले तो बेचारे मान गए, चलो ठीक है, शायद ये तेरा रास्ता है, दिस इज डेस्टिनी। जी, तो फिर क्या हुआ कि वो एनडीए से एक इंडेमनिटी बॉन्ड आता है। जी। इंडेमनिटी बॉन्ड आता है जो कि उसमें फादर को साइन करना होता है कि भाई अगर ट्रेनिंग के दौरान मेरा लड़का मर गया या उसकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, तो मैं सरकार से कोई हर्जाना नहीं मांगूंगा। जी ठीक है, ये साइन करना पड़ता है फादर को। तो जब फादर ने ये देखा मेरा लड़का मर जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तो कहते मैं नहीं साइन करूंगा, तू नहीं जाएगा। जी मैंने देखा 1 दिन 2 दिन 3 4 10 दिन बीत गए, एकेडमी शुरू हो गई। जी। तो मैंने कहा मेरा तो सपना गया। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने मेरा मूवमेंट ऑर्डर भेज दिया था जी। और वो वारंट भेज दिया था रेलवे का। तो मैंने अपना बिस्तरा पैक किया, बिस्तरा जिस्तरा, और मैं जाके सीधा रिक्शा बुलाया और बैठ गया उसमें, ओके। जाने लगा। तो बड़ा पुराना बंगला था हमारा फौजी। तो हाँ जी फादर साहब ने पहले तो देखा जा रहा है, वो बड़े हैरान हुए। फिर वो पीछे पीछे आए, उन्होंने रिक्शा पकड़ लिया गेट के ऊपर और बोला मैं समझ गया कि तेरे को जाना है, ऐसे झगड़ा करके मत जा, मैं कल खुद तेरे को छोड़ाऊंगा रेलवे स्टेशन। तो अगले दिन गए तो साहब हमारी पुरानी ऑस्टिन 48 कार होती थी, उसका टायर पंचर हो गया बीच रास्ते में। तो फिर मेरी तरफ देखा कि जाना है, मैंने कहा मेरे को तो जाना है। मैं साथ लगा, टायर रिपेयर किया, पहुंच गए और मैं एनडीए पहुंच गया। हमने ठान लिया था सर अपनी जो हर्डल्स आते हैं, मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर्डल्स आते हैं, बट किसी ने अगर कोई चीज ठान ली है तो वो चीज पूरी होके रहती है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ, तो हमने सुना है कि ना जो हमें अपनी लाइफ में वो कभी चीज वो नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती है। हमें लाइफ में वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये आपका डेस्परेट Absolutely. You know, if you want it, you will get it. Want it badly, desperately. अब सुबह रात शाम ड्रीम करते रहो उसके बारे में। इसी एक कर्नल टी लॉरेंस होते थे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। जी। He says all men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake up by day to find that it is vanity. But the dreamers of the day are dangerous men. Exactly. They act their dreams with their eyes open to make it possible. तो ये एक सपना सर। गया था 8वीं 9वीं क्लास से, और भाई साहब जब 10वीं क्लास में था वो शहीद हुए थे। जी। और तब से तो बस बिल्कुल मतलब सॉलिडिफाई हो गया और क्लैरिटी थी भाई। क्लैरिटी आ गई, बिल्कुल फोकस। एलोन मस्क भी बोलते हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि आप कैसे हायरिंग करते हैं, बोलते मैं सिंपल कोई डिग्रीज नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि कितना कॉन्फिडेंट है सामने वाला पर्सन और कितनी क्लैरिटी है उसके में। क्लैरिटी बिल्कुल कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ड्रीम थी। और मुझे याद है जब मैं एनडीए पहली बार पहुंचा, सामने सूडान ब्लॉक, बड़ी इमारत है, पिंक सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, टाइल्ड रूफ है, डोम है, उस पे तिरंगा फहरा रहा। तो देख के तो मतलब मेरे को लगा जैसे कि सपना पूरा साकार हो गया। पता नहीं ये किसी पिछले पूर्व जन्म का भी था कि जाना है सेना में जाना है, बहुत कुछ है, डेस्टिनी थी जो आपको ले जाती, बाकी बहाने बन जाते। सर थोड़ा सा मोमेंट को चेंज करते हैं सर। अब बांग्लादेश में जो हुआ सबने देखा सर, इतने एकदम से मोमेंट चेंज हो गया, रातों रात वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, रोड पे आ गए। तो सर उनके बारे में क्या कहोगे सर? वो एकदम से कैसे, किसी को भनक भी नहीं लगी और एकदम से इतना बड़ा एक मोमेंट हो गया बांग्लादेश में? देखिए बांग्लादेश में जो हुआ है वो बहुत साफ है, विदित है। It is evident that it is a regime change. It is Arab Spring. It is a colored revolution जो कि अमेरिका की CIA ने किया है पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर।
पाकिस्तान की ISI का काफी वहां पे होल्ड है जमायत इस्लामी के जरिए जी। और इस जमायत इस्लामी के जरिए उन लोगों ने सारी स्टूडेंट यूनियंस को पेनिट्रेट किया और ये पूरा जो मूवमेंट है हसीना वाजिद बेगम के ऊपर खिलाफ इसको खड़ा किया। देखिए हसीना वाजिद 15 साल से वहां राज कर रही है, उनके राज में बहुत तरक्की की बांग्लादेश ने, जिसमें कि साफ जाहिर है कि 2015 तक जी बांग्लादेश का जो पर कैपिटा GDP है पाकिस्तान को क्रॉस कर चुका था। यस और 2021 तक हमको भारतवर्ष को क्रॉस कर चुका था। खासकर गारमेंट एक्सपोर्ट, रेडीमेड गारमेंट जी सर एक्सपोर्ट की वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़ गई। अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आया तो ये जो सारे फैक्ट्रीज, ये जो गारमेंट एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया जी और उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा और अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा बन गया। तो उस वक्त उन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब 30% रिजर्वेशन है मुफ्ती जोधास और उनके बच्चों को, जी ठीक है, और वो अब लोगों ने उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू करी। अब ये तो केवल एक बहाना था, मैनिपुलेटेड था, शुरू से ही चीजें प्लान थी सारी। ये बहाना था क्योंकि जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 30% से घटाकर रिजर्वेशन को 5% कर दिया तो ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था। तब तक दूसरा बना लिया, नहीं आपने बहुत हिंसा करी है, फायरिंग करी है, ये वो, मतलब पूरा एम था रेजिम चेंज कि इसको हटाना ही हटाना है, कुछ भी कर लो। और जैसे कि हसीना वाजिद मैडम ने खुद कहा है कि साहब वो जो उनको अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स मिलने आए थे, विक्टोरिया न्यूलैंड मिलने आई थी उनको, और उन्होंने उनको कहा था कि देखिए मैडम आपकी इलेक्शन आ रही है, हम देखेंगे कि आप बिल्कुल इलेक्ट हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको चाहिए सेंट मार्टिन्स आइलैंड और हम चाहते हैं कि हम जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं कुकीज़ को लेकर, मीदोस को लेकर, तो आप उसमें हमारी सहयोग दें। तो उसने साफ मना कर दिया और कहती हैं कि मेरे को तब से बिल्कुल क्लियर था कि ये मेरे को टिकने नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ मेरे बरखिलाफ़ करेंगे। हमको भी भनक तो थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हैरत की बात कि हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि लगता है CIA का पैसा और ISI के हथकंडे मिलकर ये उन्होंने षड्यंत्र वहाँ रचा। हमको इसकी भनक थी, ये साफ जाहिर है, क्योंकि हम आपको याद होगा कि इसी तरह 1975 में शेख हसीना वाजिद के अब्बा हजूर जो अपने शेख मुजीबुर रहमान साहब थे, उनको और उनकी पूरी फैमिली को कू करके मार डाला था, हत्याकांड किया था, और बची तो केवल 2 बेटियां जो कि देश के बाहर थीं। ये तो समूल नाश कर दिया था वंश का उन्होंने। लेकिन देखिए तब भी भारतवर्ष ने हेलीकॉप्टर भेजा था। हमको भनक तो हो गई थी कि ऐसा हो रहा है, हमने हेलीकॉप्टर भेजा था मुजीबुर रहमान को बाहर निकाल लाने के लिए फैमिली समेत, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मेरे लोग, मेरे बेटे हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे खिलाफ ऐसा देशद्रोह थोड़ी ना करेंगे करके, और उनको मार डाला। इस बार हम उनको निकाल पाए, हमारा वो हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ से लाए इधर अगरतला, C-130 एयरक्राफ्ट में उनको दिल्ली ले आए। इसका मतलब इतना तो हमको भनक थी कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और हम उनको बचा कर ले आ सके। उनके घर पे हमला हुआ, थोड़ी देर के बाद 40 मिनट उनके वो दिए गए थे, घर पे हमला हुआ, फर्नीचर लूट गया, उनकी साड़ियाँ ब्लाउज लेके ये लोग नाच रहे थे सड़कों पर, ये जमायत इस्लामी के स्टूडेंट। जी हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये तो षड्यंत्र है, ये एक चाल है भारत के खिलाफ, और बहुत भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश है। और बड़ी खुशी से ये भंगड़े नाच रहे हैं पाकिस्तान में कि साहब हमने 1971 के युद्ध के नतीजे को पलट दिया। मैं था उस युद्ध के अंदर, तो उस युद्ध के नतीजे को पलट दिया वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, यहाँ से कहाँ। मेरा कहना यह है कि हमें ज़्यादा हताश नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में गदर हो गया, अराजकता फैल गई है, एनार्की आ गई है,
है। और इसको सरकार संभालने के लिए अमेरिका से, वॉशिंगटन से पैराशूट किया गया है मोहम्मद यूनिस को, जो कि अमेरिका का खास चहेता है। उन्होंने उसको नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह इत्यादि थमाया, जो सारे इनके चमचों को दिया जाता है। तो फंडिंग भी देते हैं, इसी ज़रिए फंडिंग मिल जाती है, ठीक है। तो वो जो है मोहम्मद यूनिस, वो वहाँ चार्ज तो ले लिया, 80 साल के हैं, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं, और ऑन द फेस ऑफ इट ही इज़ नॉट एन इस्लामिक ज़ीलॉट, बट जो उसने कार्रवाई कारस्तानी शुरू की है वो तो बिल्कुल जमायत इस्लामी के इशारों पे नाच रहा है, कठपुतली बन गया है जमायत इस्लामी के हाथ में। अब देखिए साहब, गदर फैलाना तो बड़ा आसान है, वो जो जीनी होता है ना गदर का, उसको बोतल से एक बारी निकल जाए तो फिर वापस बोतल में डालना मुश्किल हो जाता है। देखिए अब वहाँ अराजकता फैल गई है, बड़ा मज़ा आ रहा है लड़कों को कि जाओ हसीना वाजेद का घर लूट लो, फर्नीचर उठा ले जाओ, ये करो वो करो, होम मिनिस्टर का घर जला दो, फॉरेन मिनिस्टर को एयरपोर्ट से पकड़ के लाओ, चीफ जस्टिस को रिज़ाइन करा दो, बड़ा मज़ा आता है, वाह वाह, यू नो फ्री फॉर ऑल है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा गदर? वहाँ की मिडिल क्लास कब तक बर्दाश्त करेगी? वो लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, नौकरी ढूंढें, ये वो, कोई जॉब लगे, कुछ लगे, नॉर्मल लाइफ चले। ये गदर में मतलब थोड़ी देर तो मज़ा आता है कि हाँ साहब तख्ता पलट दिया, ये कर दिया, लेकिन कब तक चले? सो मेरा कहना है कि एक विकल्प भारत के पास है कि हम थोड़ी देर इंतज़ार करें। अपने आप ये जो चीज़ है, ये जब गदर हद से बढ़ जाएगा तो लोग चाहेंगे यार वो ही ठीक था हसीना वाजेद का, और शायद फिर तख्ता पलट हो सकता है, जो कि अगर एक बार हो सकता है तो 2, 3, 4 बार भी हो सकता है, ठीक है साहब। एक तो वो है एक विकल्प। दूसरा विकल्प है कि साहब हमने इतना किया आपके लिए, आपको पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई, आज़ादी दिलाई, वो पाकिस्तान जिसने वहाँ पे जिसको बोलते हैं हत्याकांड शुरू किया था। 3 मिलियन यानी 3 करोड़ बंगाली मार डाले थे, 1 करोड़ बंगाली बांग्लादेश की औरतों की इज्जत लूटी थी, 10 करोड़ उठा के भारत में धकेल दिए थे एज रिफ्यूजीज। ये किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ। और तभी आप अगर पाकिस्तान में वापस विलय करना चाहते हैं तो इट इज़ योर गुड लक और योर स्टूपिडिटी, क्योंकि पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, फटीचर हाल हो गए हैं, 2 रोज़ की रोटी नहीं मिल रही, लोग वहाँ बगावत में हैं, सिविल वॉर चल रही है तकरीबन पाकिस्तान में। अगर आपको वो बड़ा पसंद है जिहादी गदर, तो दैट्स योर ब्लडी चॉइस, यू नो। हमने आपकी मदद की है, भरसक मदद की है, लेकिन आपको अगर पसंद है यू नो गदर, जिहाद और ये वो, तो फिर करिए। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है बड़ी जल्दी होना शुरू हो गया है, बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो अगर दुश्मनी सही और आप अब हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, और आप अगर उनको धकेलना चाहते हैं भारतवर्ष में जैसे पाकिस्तान ने किया था पहले, तो फिर 71 की युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इसी मुद्दे पे हुआ था कि 10 करोड़ रेफ्यूजी भेज दिए थे, वो भी ज़्यादातर 80% हिंदू थे उस वक़्त भी, जो कि तत्कालीन सरकार ने छुपाया था। तो आप तो सर कट्टर सनातनी हैं, और जो हिंदुत्व की भावना है सर आपके अंदर है, और जब आपने ये सुना और ये देखा कि हिंदुओं को, जो माइनॉरिटीज़ हैं सर वहाँ पर, उनको किस तरह से खदेड़ा जा रहा है, किस तरह से हिंदुओं के टेम्पल्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो सर आपके मन में, एक तो हम सर मिलिट्री ऑफिशियल से डेजिग्नेटेड पर्सन और सनातनी भी, तो उस वे में सर आपके माइंड में उस टाइम पे क्या आया? देखिए हमारे माइंड में ये आया कि ठीक है साहब, दुश्मनी तो दुश्मनी सही जी। आप भारत 3 तरफ से आप भारत से घिरे
सारा ट्रेड यहाँ से हो रहा है। पहले ये जूट उगाते थे, फैक्ट्रियाँ कलकत्ता में थी, वहाँ से बनता था। मतलब दोनों का बहुत गहरा इकोनॉमिक लिंकेजेस संबंध हैं। अब इनकी गारमेंट इंडस्ट्री है, वो सारी कॉटन कहाँ से आ रही है, सारे डाइज कहाँ से आ रहे हैं, कपड़ा कहाँ से आ रहा है, भारतवर्ष से आ रहा है। मतलब सिम्बियोटिक यूनियन है दोनों देशों की। आप भारत से अलग होकर रह नहीं सकते। पाकिस्तान 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, ठीक है, और वो कुछ नहीं, वो फटीचर मुल्क है, कुछ नहीं कर सकता। ये इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो लेकिन मेरा एक विकल्प है कि साहब देखिए, अगर इतनी ज़्यादा दुश्मनी पे ये आना चाहते हैं तो ठीक है साहब, दुश्मनी ही सही, फिर आपको दिखाएंगे हम। अगर आप भारत में खदेड़ना चाहते हैं सारी हिंदू वहाँ की जनता, तो साहब ठीक है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि एक बड़ा खतरा है हमको, नैरो कॉरिडोर है, सिक्किम के बीच में और बांग्लादेश के बीच में एक अंगूठा सा निकलता है बांग्लादेश से, रंगशाही का डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है ऊपर रंगपुर वगैरह, कुश्तिया रंगपुर, ये जो ऊपर टॉप पे है, तो हम उसको जब आक्रमण करके ले लेंगे, छीन लेंगे और हिंदुओं को वहाँ बसा देंगे। एक तो हमारा ये जो हमेशा का सरदर्द है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये ख़त्म हो जाएगा, और जो बेचारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उनको यहाँ हम एक कॉरिडोर में रखेंगे कि भारत कहाँ पे ज़मीन लाएगा उनके लिए, ये वो करके, तो फिर आपको ज़मीन भी देनी पड़ेगी। अगर आप इस पे आमादा हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन करने पे आमादा हैं, उनको प्रताड़ित करने, जेनोसाइड करने पे आमादा है, तो फिर ये आंसर होगा। तो वहाँ के सर इंटेलिजेंस और हमारे इंटेलिजेंस आज के टाइम पर सर हम हिंदुओं के लिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं, आज के टाइम पे तो हम सरकार पे जोर डाल रहे हैं कि अपना दायित्व निभाएं। एक सरकार का एक दायित्व होता है कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दें। अगर आप एक सिविलाइज्ड भद्र देश हैं और आप बाय द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना चाहते हैं, इट इज़ योर ब्लडी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। और इस पे हम दबाव डाल रहे हैं। ये जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, वो बड़े एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि हाँ जी कर रहे हैं हम, हो रहा है नहीं, ये एग्जैजरेटेड है, ये है वो है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है ठोस। ऐसा ही था सर, जो ग्राउंड पे नहीं हुआ, क्योंकि देखा गया लास्ट टाइम बांग्लादेश में हुआ, या हम कश्मीर में इस टाइम देख पा रहे हैं जो 370 हटने के बाद, मतलब हालात आप क्या कहोगे सर, हालात अच्छे थे, पहले ज़्यादा अच्छे थे, आप ज़्यादा बेटर हैं? ये तो हर रोज़ की एक न्यूज़ आती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो हमने बाहर एज ए इंडियन सिटीजन सर क्या लगता है कि क्या ठोस कदम हुआ जो इनके प्रति उठाने चाहिए? क्योंकि उनके तो पाकिस्तान में देखेगा, हम सबको पता सर हालात कैसे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इन दिनों। तो एज ए इंडियन सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो सरकार भी करे कि वो स्टेप्स ले ताकि हम उन चीज़ों से बच पाएँ? 370 के बाद भी, अगर हटने के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों को सामना करने पड़ रहे सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि 370 के हटने से फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। खासकर वादी में बहुत फर्क पड़ा है, जो फसाद की जड़ थी, ठीक है, उसको हमने सुपर सैचुरेट किया है विद ट्रूप्स, ठीक है। और नतीजन वो लाल चौक जहां आप अगर तिरंगा झंडा फहराते थे तो वहां की पुलिस आपकी हड्डियां तोड़ देती थी और जेल में डाल देती थी, और मतलब हमारे लीडरों को भी बड़ा चोरी छुपे जाके वहां पे फरा के भागना पड़ता था, काइंड ऑफ अ थिंग। आज देखिए वो लाल चौक में तिरंगा ही तिरंगा आपको दिखाई देगा। तिरंगे के कलर्स में वो क्लॉक टावर कर दिया है। जहां रोज पत्थरबाजी होती थी, सब खत्म, खलास, फिनितो, दी एंड, ठीक है। प्रॉब्लम ये आई कि हम थोड़ा निश्चिंत हो गए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सन 2000 से 2005 तक, मैं लगातार 5 साल मैंने कश्मीर में फ़ौज की नौकरी करी थी, ठीक है। तब 5000 आर्म्ड हथियारबंद टेररिस्ट वहाँ थे, 60% ये उनमें से पाकिस्तान से थे। मार के आज रह गए 150 से 200। फ़र्क ये है 150 से 200। 2005 में वो फेंस बन के पूरा हो गया। इन्फिल्ट्रेशन 80 से 90% काट दी गई। 0% नहीं कर सकते, वो इलाका ऐसा है, इतने नदियाँ नाले ये सब हैं। खासकर कठुआ की तरफ जब आप नीचे आएँ
तो वहाँ पे बड़े बड़े नदियाँ और नाले भारत से पाकिस्तान जाते हैं और उनको फेंस करना असंभव है। फेंस करेंगी भी तो वो बाढ़ में वो बह जाएंगे। तो वो गैप हैं जिनका वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर उन्होंने फेंस के नीचे टनल खोदनी शुरू की है बंदे भेजने के लिए। और फिर एक जो गलती हमसे हुई कि पीर पंजाल के दक्षिण में मैं GOC रोमियो फोर्स था, हाँ, 2004-2005 में। और उस वक़्त हमने रोमियो फोर्स में 18 पलटनें थी मेरे पास। हमने कमर तोड़ दी थी इनकी, टेररिस्टों की कमर तोड़ दी थी। 108 टॉप लीडर मार डाले। और लीडर ख़त्म कर दो तो वो प्यादे तो भाग लेते हैं, ठीक है। लीडर सारे मार डाले वहाँ पे। और जो बचे कुचे थे वो पाकिस्तान की तरफ भागे, कुछ जम्मू वादी की तरफ भागे, ठीक है। और पूर्ण रूपेण शांति उस इलाके में मेरे दौर में आई थी, ठीक है। 2005 में GOC रोमियो फोर्स था। जब मैं छोड़ के आया तो ख़त्म कर दिया था। बड़ा सेटिस्फैक्शन है व्यक्तिगत कि कमर तोड़ दी थी आतंकवाद की वहाँ पे। तो जब कमर तोड़ दो तो फिर साहब कोई इंसिडेंट होने बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। एम्बुश, ID शाइडी ये सब बंद हो गया। लोगों को मारना सब खलास, दी एंड, राइट। तो फिर थोड़ी निश्चिंत हो जाते हैं लोग, थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि जब 2000 ये मेरे ख्याल 2020 में जब चीन ने लद्दाख में इंट्रूजन करने की कोशिश करी तो पूरा यूनिफॉर्म फोर्स, एक डिवीज़न साइज फोर्स, मतलब कोई 20-30 हज़ार लोग वहाँ से हटा के लद्दाख ले गए। तो यहाँ पे खाली हो गया। फिर जो रोमियो फोर्स था वहाँ पे भी उन्होंने पलटने काफ़ी कम कर दी कि ज़रूरत क्या है। बात भी सही थी कि भाई ज़रूरत नहीं तो क्यों फालतू रखें यहाँ, और वहाँ से वो हटा दी। फिर कोविड के दौरान 3 साल हमारी सरकार ने फ़ौज में भर्ती बंद कर दी। BSF CSF में चलती रही कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए, फ़ौज की 3 साल भर्ती बंद कर दी। और वो भर्ती बंद करने से हर साल 60,000 लड़का नफर हमारा रिटायर होता है। तो 60 तियाँ 1,80,000 से फ़ौज काट दी। 3 साल नहीं भर्ती करी। अब फ़ौज काटी तो साहब बचे खुचे भी वो कहाँ पे काटेंगे। वो रोमियो फोर्स से निकाल लो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से निकाल लो, वो निकाल दिए। नतीजन हमने एक बड़ा गैप क्रिएट किया, एक बड़ा गैप क्रिएट किया। कहाँ पे? साउथ ऑफ पीर पंजाल। जब नॉर्थ पीर पंजाल वैली में अच्छी तगड़ी पक्की पकड़ थी तो यहाँ पकड़ ढीली कर दी। उन्होंने गैप देखा और टेररिस्ट भेजने शुरू कर दिए अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर टेररिज्म को जिलाया। 3-4-5 साल से हम देख रहे हैं, हर साल वहाँ पे इंसिडेंट होते हैं। अब देखने की बात यह है कि जो वैली है वो सपाट खुला मैदान है, वहाँ हर जगह सड़कें हैं। कहीं इंसिडेंट होता है, गाड़ी में बैठ के हम वहाँ मिनटों में या मैक्सिमम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहाड़ पे जंगल घने हुए हैं, सब खुट्टा खुट्टा चलना पड़ता है। तो ऐसे इलाके में जो हमने गैप क्रिएट कर दिया, ये एक भूल थी। उसका पूरा फ़ायदा उठा के पाकिस्तान रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ भी अब काफ़ी नफरी भेज दी गई है, और जिससे कि थोड़ा कंट्रोल में, नियंत्रण में ये इलाका आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हम पाकिस्तान को तो देख पा रहे हैं, हम बांग्लादेश को देख पा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं चाइना को सर, अगर इन केस भारत का अगर कन्फ्रंट होता है चाइना से, कई जगह देखा भी हमने पिछले दिनों, अगर ये स्थिति आ जाती है भारत के सामने, तो क्या हम तैयार हैं, हमारी फोर्सेस तैयार है कि चाइना के अगेंस्ट कुछ हम ऐसा? देखिए साहब, 1962 में चाइना ने हमको एक सबक सिखाया था और हमने सीख लिया था। तो कोई सोचे कि 1962 जैसा हाल है तो फॉरगेट इट। लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है, और ये वो भारत नहीं है जो 1962 का भारत था। तब के बाद हमने 10 डिवीज़न खड़ी करी थी केवल हिमालयन फ्रंट के लिए, और अब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतनी ताकतवर हो गई है कि अगर चीन कोई ऐसा दुस्साहस करे तो उसके दांत तोड़ दिए जा सकते हैं। उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब कोई केक वॉक अगर वो समझे कि कर सकता है तो वो सपने छोड़ दें बिल्कुल, और वो भी जान चुके हैं।
और जो उनको ट्रेलर देखना था वो हमने 2020 में दिखा दिया, जब गलवान का इंसिडेंट हुआ और निहत्थे लड़ाई हुई, तो उसमें भी उनके कि हमने 45 के ऊपर मार डाले थे तब, और इनके होश हवास उड़ गए थे चीनियों के। तो ये हमको कोई फिक्र नहीं रहनी चाहिए कि चीन बड़ा ताकतवर है, ये हम भी बहुत ताकतवर हैं। हमको सिर्फ देखना है कि ये 2 फ्रंट वॉर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन ने पाकिस्तान को एक मोहरा बना दिया है जिसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, हमको बिजी रख रहा है। वो छेड़खानी बंद नहीं करेगा जब तक उसके 4 टुकड़े ना किए जाए। तो अब हमको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि बड़े भारी फसाद की जड़ दक्षिण एशिया में पाकिस्तान बन के उभर रहा है, जो कि चीन का कैट्स पॉ है। उसने बांग्लादेश में रिजीम चेंज में CIA की मदद करी है, और वो हमारे खिलाफ वो पंजाब में, जम्मू कश्मीर में वो बोलते हैं ना K2 प्रोजेक्ट, कश्मीर खालिस्तान प्रोजेक्ट रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल अब टाइम आ गया है कि ये फटीचर मुल्क जो डूब रहा है इसको डुबो दिया जाए। हम पालें ना ऐसी बीमारी जो कि हमको 75 साल से तंग करे आ रही। अब वक्त आ गया है चाणक्य नीति के अनुसार कि जो दुश्मन जो इतना तंग कर रहा है, जो सांप, उसका सर कुचलना पड़ जाएगा, और हमको फिर झिझकना नहीं चाहिए, हमको फिर गांधीवाद में नहीं आना चाहिए। इनको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, 4 टुकड़े करने हैं तो करने हैं, एंड वी शुड एंड वी मस्ट। सर, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, हम कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं कि लोग ड्रोन्स के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। हमने यूक्रेन और अभी रशिया का वॉर देखा है, अभी हमने ये ड्रोन्स का, अभी हमने सर इजराइल की एक्टिविटी भी देखी है। उन्होंने किस तरह से जो वॉकी टॉकीज होती हैं उनको हैक किया, जो इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो सर, क्या इंडिया भी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर अपनी बिल्कुल सक्षम है और हम लोग भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के इस दौर में सर आपके क्या व्यूज़? बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के बगैर निजात नहीं आज तक। सारी लड़ाई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुनहसर है, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी, मीडियम आर्टिलरी, एयर पावर में वो बोलते हैं ना FAB बॉम्ब, ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स, जिनका रूस बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल दोनों साइड कर रही है। ड्रोन का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में हो रहा है। ड्रोन ने तो रेवोल्यूशन ला दिया। एक छोटा सा ड्रोन सर इतने बड़े शिप को सर एक्सप्लोसिव कैसे? आपका $2000 का ड्रोन जी 10-20 मिलियन के जहाज, 10-20 मिलियन के वॉरशिप के टैंक को बर्बाद कर सकते। मतलब पूरी लड़ाई की जो दारोमदार है, जो इकोनॉमिक्स है, वो सर पे खड़ा कर दिया। बट खुशी की बात ये है कि जनरल नारवाने साहब के टाइम पे भारत की फौजों ने, हम लोगों ने ड्रोन्स में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। ड्रोन्स में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ रहें। हमारा जो आत्मनिर्भर जो अभियान है जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं वेपन्स में, अवतार की वेपन सिस्टम में आ रही है। लेकिन मेरा मेरा वार्निंग भी है जी, जो कोई हमको, जो हम देख रहे हैं आंखों के सामने जी, वो कहते हैं ना, वाइज मैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। जो बुद्धिमान जी दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं, बिल्कुल खुद उनको नहीं वो सहना जी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में टेक्नोलॉजी का कितनी अहमियत है, सेल्फ एविडेंट जी, प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल सामने देखा। लेकिन साथ साथ दूसरी चीज भी है, टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर भी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कि हम एक तबका है हमारी फौज में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी लीडरशिप में, जो कहता है कि साहब आदमी मैन पावर तो फौज में हमको थूक लगा रहे हैं, बेवजह भत्त खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, ये वो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको काटो जी, मैन पावर काटो, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ। इन थ्योरी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रूस का हाल देखें, क्या रूस के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी? नो सर, हम खरीद रहे हैं, बिल्कुल, टैंक वहां से आ रहे हैं, ड्रोन वहां से आ रहे हैं, जहाज वहां से आ रहे हैं, सब कुछ मिसाइल वहां से आ रहे हैं। हमारी हथियारों की कोई कमी नहीं,
कम मैन पावर से उसने यूक्रेन पे फतेह पाने की कोशिश करी। जो 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज 3 साल हो चुके हैं सर, और खत्म नहीं हुई। Exactly. चले जा रही। ठीक है, मजबूरन लड़ाई के दौरान रूस को 3 लाख से फौज बढ़ानी पड़ी और अब फिर 2 लाख 2.5 लाख से और बढ़ानी पड़ी है मजबूर। जी भारत में मैन पावर की कोई कमी नहीं। 1.4 अरब हमारे पास आबादी है, जिसमें से 50% 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। हमको तो जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे काल में हम जॉब नौकरियां फौज से रेलवे से काट क्यों रहे। जब जॉब बढ़ाना आपकी टॉप मोस्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बढ़ेगी, बहुत बड़ा मुद्दा सर। और आपने देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में नौकरियां काटना, ये तो अपना पांव पे कुल्हाड़ी मारने की बात। तो अग्निवीर सर, आपके हिसाब से जो एक करंट टॉपिक है सर, ये एक देश का ऐसा मुद्दा है कि हर कोई इसके बारे में सर अपने व्यूज रख रहे हैं, और आप सर सेम फील्ड से हैं, तो उनके जो भावनाएं हैं सर, जो आज जिनका सपना होता है, जिनका ड्रीम होता है सर कि वो मिलिट्री में जाएंगे, वो अग्निवीर से सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट ने जो ये सर एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वाकई में सर ये सही है एक यूथ के लिए? देखिए साहब, ऐसा है कि एक कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मजबूरन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा जी। ठीक है, क्या ये तरीका होना चाहिए था? इस पे विचार विकल्प हो सकता है। ठीक है, हमारा जो पे का बिल था वो 1,06,000 करोड़ था जी। जो सर्विंग, उनका सालाना पे का बिल 1,06,000 करोड़ जी। जो हमारा पेंशन का बिल था 1,11,000 करोड़ डिफेंस का, तो कहाँ तक चल सकता है? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। आप पेंशनर्स को पे करते जाएं तो हथियार कहाँ से? बिल्कुल। तो क्वाइट ऑब्वियसली चेंज की कुछ रीलुक की जरूरत थी। बट क्या अग्निवीर का तरीका इज द बेस्ट तरीका? आई डोंट थिंक सो जी। थोड़ा जल्दी में किया गया और इससे थोड़ा सा अनजाने में नुकसान काफी हुआ है। देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आज मैं सोनीपत से आप आए हरियाणा में एक गांव में, मैं एक नौजवान जी सर, तो मेरे पास क्या चॉइस? सबसे ज्यादा चॉइस पॉपुलर होती थी फौज की नौकरी। एक गांव में एक हवलदार भी बन जाए तो ड्रीम जॉब होती है। बिल्कुल, रम की पेटी लेके आएंगे, गांव में जश्न बन जाता था। बड़ी इज्जत की नौकरी थी, खासकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, इन प्रांतों में प्राइम रिक्रूटमेंट एरिया फौज। तो वहां पे अब क्या है कि वो अगर फौज में भर्ती होता है तो 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, लिया ये क्वेश्चन है। उसके लिए मन में थोड़ा डाउट रहता है सर 4 साल के बाद, क्वेश्चन मार्क। तो जो और अगर देखा जाए चॉइस, अगर मैं सीआरपीएफ जाऊं, एक बारी एंटर हो गया 58 साल जी, सीआईएसएफ 58 साल, आईटीबीपी, बीएसएफ 58 साल, फौज में जाऊं 4 साल। अब कौन फौज में जाएगा? जिसने सब ट्राई कर लिया, नहीं हुआ तो लास्ट चॉइस फौज में आएगा। क्या ये हमको एक्सेप्टेबल है कि हमको सबसे लो डाउन जो कैटेगरी है, या मतलब जो बेस्ट है, वो सब जगह चले जाए सिवाय फौज के? तो ये बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आना चाह रहे हैं? क्या ये क्या हम नेशनल लेवल पे सोच रहे हैं कि भाई आपके बेस्ट लोग होने चाहिए जो चाइना, पाकिस्तान वगैरह वगैरह से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं? ठीक है, और आप ऐसा एक निजाम बना दें जिसके अंदर लास्ट चॉइस वाले लोग वहां पे जाए, तो आप ये नुकसान। तो मेरा ठीक है साहब, मैं भी सरकार की हदबंदिशें समझता हूँ उनकी भी इसमें कुछ पॉलिसीज पर भी प्रेशर। तो मेरा सुझाव बड़ा प्रैक्टिकल, और मैंने कई बार कहा है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि यही स्कीम बहुत कामयाब हो सकती है अगर आप अवधि 4 साल से 7 साल कर। 1971 के युद्ध में जब मैं लड़ा था तो जवानों की सर्विस 7 साल
और उन्होंने कमाल करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जी। तो आप 4 साल से 7 साल करते हैं ताकि उसको ट्रेन होने का टाइम मिले, वो यूनिट में इंटीग्रेट हो सके, यूनिट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। कि बोलना साहब बिल्कुल हम सड़क से लड़का उठाए 16 साल का बड़ा जवान है, वो बड़ा अच्छा कर देगा, तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा भी चाहिए। तो 7 साल की सर्विस करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी केवल 25% को रखा जा रहा है, बाकी सब निकाल। आप 25% से 75% कर दीजिए, ताकि जो फौज में गैप आए हैं, मैन पावर में कमी आई है, वो पूरी फिल हो सके। पहाड़ों में लड़ने के लिए, जंगलों में लड़ने के लिए, टेररिस्टों से लड़ने के लिए बहुत मैन पावर की जरूरत है। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो अगर हम ये करें तो मेरे ख्याल यही अग्निवीर स्कीम बहुत कारगर, मुफीद और इफेक्टिव स्कीम। सर हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी और भी स्ट्राइक देखी, तो कुछ मुद्दों पे सर जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है तो हमने ये भी देखा कि एक 2 पार्टों में 2 चीजें बढ़ जाती हैं, कोई इसको पॉजिटिव कहता है, कोई नेगेटिव कहता है। हमने देखा भी सर्जिकल स्ट्राइक को कोई तो कह रहा था कि पेड़ गिरा के आए थे वहां पे, बाकी कुछ था नहीं, कुछ वहां पे कैजुअलिटी हुई नहीं थी। तो और भी मुद्दों पे कई 2 फाड़ हो जाती हैं चीजें। तो सर कई बार तो इतना खून खोलता सर, 2 फाड़ तो किए जाते हैं साहब। हाँ जी सर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी अनिवार्य थी, बिल्कुल सर, और होनी चाहिए। हमने तो देखा इस पे फुल स्टॉप, अर्धविराम या पूर्ण विराम ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्यों बंद किया? इसकी बहुत जरूरत है। हम रक्षात्मक होके क्यों लड़े? क्या केवल ढाल से लड़ाई होती है? ढाल के साथ तलवार भी चाहिए। और क्यों हम अपने ही तरफ लड़े? कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करें, फायर फाइटिंग करें ऑन ऑल साइड ऑफ द बॉर्डर। वो यहाँ करे तो हम यहाँ भागे, यहाँ से यहाँ करे तो हम उधर दौड़े। तो दौड़ाता दौड़ाता ही हमको थका देगा। इनिशिएटिव उस पर क्यों सारा छोड़े? ये अनिवार्य है कि अगर पाकिस्तान चुलबुली छेड़खानी करता है, उसको सबक सिखाया जाए, उसके लिए कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाए जाए। कि अगर तुम कुछ करोगे इस टाइप का तो उसका अंजाम भी होगा, जो तुम्हें अपने देश में अपनी साइड भुगतना होगा। जी। और उसके बहुत सारे हजारों तरीके हैं। हमने अब बोल दिया ट्रीटी, अब फिर से देखेंगे। एक तरीका है जैसे को तैसा, वो यहाँ करे तो हम भी कराएं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट तरीका, न्याय संगत तरीका, जिसको इज्जतदार तरीका है कि हम को ठोक देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, नेवल स्ट्राइक करेंगे, कमांडो एक्शन करेंगे, लेकिन तुम्हारा बैंड बाजा बजा देंगे, तुम्हारा हेडक्वार्टर जोड़ा देंगे, जैसे इजराइल करता है। बिल्कुल सर, टिट फॉर टैट बिल्कुल करता सर, बिल्कुल। तुम एक लाश गिराओ, तुम्हारी 100 लाशें कर दे। बिल्कुल। टारगेट सर प्रॉपर लेकर चलते हैं हमेशा के लिए, चलते हैं। और हमने भी शुरू किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ बकवास है। फौज से पूछो, और फौज कोई पॉलिटिकल पार्टी की खैरात नहीं है, नेशनल एसेट। हमारे पैरा कमांडो के जवानों ने, नाइट पैरा कमांडो, ये 10 नॉट 10 बट 1 पैरा कमांडो के जवान वगैरह, ये लोग पार गए थे स्पेशल फोर्सेस के, और उनके कोई 45-50 मार के आए। उन्हीं के एरिया में घुस के 3 से 5 किलोमीटर अंदर घुसे, वो मारे। कई महीनों पाकिस्तान चुप रहा, फिर पुलवामा में चुलबुली करी तो एयर स्ट्राइक करी, और वो 80 किलोमीटर अंदर घुस के मारा। कोई 250-300 उनके बंदे उड़ा के आ गए वहां। ठीक है। फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया, स्पाइस जेट, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया अपने जो मिराज जहाजों से। बिल्कुल। कब होश के फाटते उड़ गए। 2-3 साल चुप रहा। जब हमने 370 हटाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि डरा हुआ था कि ये सब होगा। अब हमने पता नहीं सीज फायर दे दिया है। सीज फायर को हम हटाना नहीं चाहते। अरे साहब, जब उसने फिर इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है, डिफेंसिव हो गया फिर वो जो यहाँ पे है, क्या कहते हैं, साउथ ऑफ पंजाब, जौहरी पुंछ में गदर, रियासी में गदर, कठुआ में गदर कर रहा है। इट अक्रॉस द बॉर्डर, तोपे चलाओ, उड़ाओ, इसके परखच्चे उड़ा दो। ठीक है सर। लेकिन हम हैरान हो गए हैं कि अभी तक कुछ किया नहीं। मुझे उम्मीद है कि जरूर 100 सनार की तो एक लोहार की होगा ऐसा तगड़ा, लेकिन आप इंतजार।
आपके तो सर सभी डिबेट्स जो है ना, स्पीचेस को फॉलो किया जाता है, और ना केवल हमारी कंट्री में, भारत देश में, जबकि बाहर भी। तो अगर जनरल बख्शी, मेजर जनरल बख्शी जी अगर एक दिन के लिए सीडीएस बने, वैसे तो हम चाहेंगे कि ये जो उपाधि है ये मिलनी चाहिए, क्योंकि डिसीजंस मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपका एग्रेसिव जो एक होना चाहिए दुश्मन देश के लिए, जो रवैया होना चाहिए, वो बिल्कुल बेस्ट रहता है। तो अगर सर आपको डिसीजन लेना हो विद इन अ डे, तो सर स्लीपर सेल, चाइना या पाकिस्तान, इनमें से सर फर्स्ट आप किस पे अटैक करेंगे? इमीडिएसी इस वक्त पाकिस्तान की जी, डायरेक्ट छेड़खानी पाकिस्तान का। चीन थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि चीन को भी उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं, और उसको ताइवान की फिक्र है, साउथ चाइना सी की फिक्र है। इस वक्त वो भारत की तरफ ज्यादा नहीं तवज्जो देना चाहता, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। हमको बिजनेस भी चाहिए उसे, चाइना को बिजनेस भी चाहिए, और फिर उसको देखना है उल्टी दिशा, विपरीत दिशा। अगर वो इस दिशा में छेड़खानी करेगा तो वो अपने लिए मुसीबत पैदा करेगा। तो चीन थोड़ा इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है, और वो बात भी कर रहा है कि 75% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है लद्दाख में, ये वो। तो मेरा प्राथमिकता इस वक्त पाकिस्तान की होगी। ये फटीचर मुल्क, ये दो कौड़ी का मुल्क, जो अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा, ये देखिए इसकी चुलबुली देखिए। ये कभी K2 प्रोजेक्ट कर रहा है कि कश्मीर में टेररिज्म रिवाइव करेगा, पंजाब में टेररिज्म रिवाइव करेगा, बांग्लादेश में जाके ये नाच कूद रहा है कि मैंने तो तख्ता पलट कर दिया। इसको सबक इसको सिखाने की जरूरत है, और करारा। और मेरे तो हिसाब से इस मुल्क के आखिरी दिन आ गए हैं, और भारत को इसको फेवर करना चाहिए कि 4 टुकड़ों में, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी सरदर्द कम हो जाएगी। जहां टेररिज्म होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े पर। फटीचर मुल्क है, सिविल वॉर की कगार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कगार पे, और एकड़ी देखो भारत को तोड़ने की ये स्कीमें बनाने से बाज नहीं आता। तो जनरल नासिर मुनीर साहब को सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि अंजाम क्या होता है भारत के खिलाफ कुछ करने का। मैं समझता हूँ ओवरड्यू हो गया, और ये पहले भी देख चुके हैं। हिसाब चुकाना बहुत ओवरड्यू हो गया, बहुत ओवरड्यू हो गया। सबसे पहले आपको इससे निपटना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मेन थ्रेट इज चाइना। यस, मेन थ्रेट इज चाइना, बट इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ, तो उसका फायदा उठाओ और इसको खत्म करो ये बीमारी। एज इट इज ये बीमार मुल्क है, मरने की कगार खास रहा है कुत्तों की तरह, बिल्कुल इसको खत्म किया जाए। क्योंकि ये आप इसको रहने देंगे, उदार रवैया अपनाएंगे, तो ये और आपको तंग करे, उतना ज्यादा तंग करे। कई लोग यहाँ पे तबका है, अब मैं क्या गधा कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम, फौजी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि यहाँ लोग कहें कि हमको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, इकॉनमी डूब रही है, हमको जाके चिल्लानी चाहिए। सांप मर रहा है तो हमको दूध पिलाना चाहिए ताकि हम ही को काटे, दूध पिलाते समय आपको काटे, ये ऐसा सांप। अब इसका वक्त आ गया है कि जो इसमें हिकड़ी दिखाई, अब सरकार शुरू हो गई है इसमें, ऐसी बात नहीं है कि स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। और आपने देखा कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कहा रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, वो हमने उदारता के फेज में दी थी, इस उम्मीद में कि आप अच्छे रिश्ते इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो आपने किया है, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, जयशंकर साहब ने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ये मत समझना कि उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे जो तुम तमाशे कर रहे हो और समझ रहे हो कि मैं बड़ा चौधरी बन गया हूँ इस इलाके में और मैं भारत का को दिखाऊंगा कि कौन बॉस है। We will show you who is the boss। सर, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपने काफी सारी बुक्स आपने लिख रखी हैं सर, तो मैं जानना चाहता हूँ सनातन सर, आप हर बारी सनातन पे बात करते हो, बड़ी प्रमुख आप रहता है कि भी आपके हमेशा जुबान पे रहता सनातन, तो सनातन सर है क्या? आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे सनातन धर्म में? जो मैंने अभी लेटेस्ट किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म। जी सर।
मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ और ये वानप्रस्थ की आयु है। तो मेरा ऐसे समय में अपना गुरु ऋण उतारना और पितृ ऋण उतारना अनिवार्य हो जाता है। और मेरे जो गुरु महाराज थे, मेरे जो फादर साहब थे, वो बहुत चाहते थे कि मैं वेदों का अध्ययन करूं, प्रचार करूं। तो मैंने अभी हाल में किताब लिखी है ऋग्वेद के ऊपर, सोम सूक्त के ऊपर, फिर एक अथर्ववेद पे लिखी है, फिर एक अपनी जो सरस्वती सिविलाइजेशन है उसके ऊपर लिखी है, और वैदिक हॉर्स उसके ऊपर लिखी है, और लेटेस्ट मेरी किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदू, हिंदू धर्म का इतिहास। जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हिंदू नाम की कोई टर्म नहीं है किसी भारतीय भाषा में। ओके। हिंदू शब्द जो है ये आया पर्शियन से और अरबी फारसी और अरबी भाषा से। क्योंकि जब ये पर्शियन लोग आए भारतवर्ष में, इन्होंने सिंधु नदी देखी, वो स को ह बोलते हैं। अगर हम सोमा बोले तो वो होमा बोले, तो वो सिंधु को उन्होंने बोला हिंदू। ओके। और सप्त सिंधु को बोला हप्ता हिंदू, और वहां से हिंदू नाम आया कि जो सिंधु के साथ रहते हैं वो हिंदू। ये मतलब ये बाहर का नाम है, हमारा नाम नहीं है, लेकिन इतना इंटरनलाइज हो गया है कि आजकल हम सब अपने आप को हिंदू बोलते हैं। जो असली हमारा नाम है वो है सनातन धर्म। सनातन का मतलब इटर्नल, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं बट वे ऑफ लाइफ, द लॉ, रिट, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, उसको धर्म कहते हैं। और सनातन मीन धर्म। हमारी बड़ी हैरत की बात है, आप सब हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा केंद्र रहा भारतीय सनातन धर्म का, सभ्यता का। जो सिंधु सभ्यता कही जाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, असली वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। सरस्वती को कॉलोनियल हिस्टोरियन ने बोला था थी नहीं, कहानी है, बकवास है। लेकिन अब अमेरिकन सैटेलाइट, हमारे सैटेलाइट पूरा सरस्वती नदी का जो पार्ट है सूखा हुआ, वो हिमालय से लेकर समुद्र तक, अरब सागर तक, वो सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। तो बहुत सारे जो 80% सिंधु घाटी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे, सेटलमेंट थी, वो सिंधु पे नहीं थी, वो सरस्वती थी। और सरस्वती में यही हरियाणा में हिसार के पास राखीगिरी, फिर धोलावीरा, फिर बिरहाना, ये सारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो यहाँ पे। अभी जो बिरहाना में रेडियो कार्बन डिगिंग करी, रेडियो कार्बन डेटिंग करी, तो जो ऊपर की सतह है वो 8 से 9,000 साल पुरानी है, रेडियो कार्बन डेटिंग। और जो गहरी सतह परतें हैं 9,500 साल पुरानी, इतना पुराना है ये सनातन धर्म। तभी सनातन, बिल्कुल सर, इटर्नल। और ये हरियाणा, पंजाब, ये एक मेन कॉन्सेंट्रेशन था। दूसरा इलाका पाकिस्तान में चला गया है, पोर्ट अब्बास, सबसे डेंस क्लस्टर ऑफ टाउन विलेजेस यहाँ दिल्ली के आसपास, हरियाणा में ये यहाँ पे। तो इनसे हमारा उदय हुआ है सनातन धर्म का, और अब मैं सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज मैं 2 अभियानों पे काम कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कि जो आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का रिवाइवल शुरू किया, ये शुरू हुआ था 1980 की दशक में, रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल। हर संडे को पूरा देश देखते, पूरा जुड़ जाता था एक ही जगह, बैठ के घर में। और फिर ऑफ कोर्स जब आप जानते हैं वीपी सिंह साहब ने जब कास्ट कार्ड खेला, ओबीसी कार्ड खेला कि हिंदू जाति को बांटने के लिए, तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन्होंने वो अयोध्या की, और तब से फिर हिंदू पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि फिर वो जाति के नाम पे उसको तोड़ा जा रहा है। 2014 की इलेक्शन में ये लोग प्रचंड बहुमत लेके आए, उससे बड़ा बहुमत 2019 में लेके आए, लेकिन अब हम देखा है कि वो टूट रहा है, और इस बार अपने आप से बहुमत नहीं, बट अपने एलाइज के साथ बहुमत लेना पड़ा।
तो ये टूट रहा है। तो मेरा 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 विचार ये है कि जो हमारा रिवाइवल की कोशिश की थी वो पौराणिक रिवाइवल था, वो मंदिरों की बुनियाद पे रिवाइवल था। ठीक है, मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया था इन्वेडर्स ने मुगल काल में। तो मेरा 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 मेरी सोच ये है, जो कि हमारे गुरुओं की सोच थी, कि साहब सबसे बड़ा जो फेलिंग है हिंदू धर्म की वो है कास्ट। बिल्कुल सर, इसकी पूरी यूनिटी को तोड़ देता है। बढ़ चुके हैं सर। जब श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का इजाद किया और गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने पहले कहा भाई जाति कास्ट खत्म करो, तुम सब लोग सिंह, ठीक है, क्योंकि तुम आपस में लड़के मरते हो और बाहर वाले फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो यही हमने देखा जब महर्षि दयानंद आए, उन्होंने भी कहा कास्ट खत्म करो, विवेकानंद ने कहा कास्ट खत्म करो, और वेदों की तरह जड़ कहाँ है हिंदू धर्म की? वेदों। ठीक है, और वेद कहाँ लिखे गए? वनों, जंगलों। वो शहर छोड़ के, कोलाहल छोड़ के, शांति जो थी वनों की, वहां जाते थे, असीम शांति में आश्रम बनाते थे वो। तो हमको वेदों पे वापस जाना होगा, हमको वनों में वापस जाना। अब बोले साहब हमारे कोई 20-30% फॉरेस्ट कवर रह गया है, हम सब जाके 1.4 अरब लोग वहां पहुंच जाए, उसका भी सवाल। तो वो रास्ता ये है कि हर गांव, हर शहर, हर महानगर हम लोग जो है छोटे छोटे तपोवन, फॉरेस्ट पैचेस बनाए, तब जहाँ लोग जाके ध्यान कर सके, विपासना कर सके, योग कर सके, और कुछ नहीं तो मौन। ठीक है साहब। तो ये हर गांव में अगर एक फॉरेस्ट पैच होगा, और एक इसका तरीका है, एक मियावाकी फॉरेस्ट प्लांटेशन टेक्निक है। ओके, आप इससे हर गांव में बच्चे मिलकर वहां पे एक फॉरेस्ट पैच बनाए, यहाँ बस एक शेड बना दिया जाए, एक मतलब हॉल, जिसमें भी लोग ध्यान कर सकते। हर शहर में 10 और हर महानगर में 50 जी मियावाकी जो प्लांटेशन टेक्निक है वो बहुत जल्दी उग जाती है। ओके, ये हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको लोग दे रहे हैं जमीन, वहां पे हम लोग लोकल लोगों को बोल रहे हैं ये लीजिए प्लांट, ये टेक्निक है, आप फॉरेस्ट प्लांट करिए। इससे साफ ग्लोबल वार्मिंग में फर्क पड़ेगा। पेड़ कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वातावरण को प्योर करते हैं, दूषित जो है उसको कम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, जो कैटास्ट्रोफे आ रहा है उसको रोकेंगे, और साथ में आपके धर्म का रिवाइवल होता है। तो ये एक मेरा संदेश है। और दूसरा संदेश ये है कि मैं बहुत आभारी हूँ मोदी सरकार का कि उन्होंने इंडिया गेट के पास राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट की 80 टन की मूर्ति को और आजाद हिंद फौज को इज्जत बख्शी है। बहुत सारे आजाद हिंद फौज के सैनिक हरियाणा से अब बेचारे आखिरी भी खत्म हो गए हैं, लेकिन 102-104 साल के मैंने उनको मिला हरियाणा परमानंद जी। तो अब एक कमी रह गई है कि आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान शहीद हुए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पूरे देश में उनके नाम का एक वॉर मेमोरियल, एक स्मृति चिन्ह नहीं है। ये बहुत भारी एक फीलिंग है। असली आजादी हमको इन्होंने दिलाई कि ये सारा बाकी सब कहानियां और मिथिक जो शुरू किए गए हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, कि अहिंसा से बिल्कुल। अरे साहब ये विरोधाभास ये है कि 26,000 जहाँ शहीद हुए हो उसको आप अहिंसात्मक कैंपेन कहें, और आजादी मिली तुम्हारे चरखा काटने से नहीं, तुम्हारे उपवास करने से नहीं, तुमको तो मोटे मोटापा था तो उपवास करने की जरूरत थी। ठीक है, ये था अंग्रेजों के पीछे लगू। असली में आजादी तो लड़ के दिलाई आजाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने। उनकी तो मूर्ति आ गई, अब उनके जवानों की जो है एक होनी चाहिए, एक वॉर मेमोरियल। और मेरा कहना है कि ये भी हम
कर्तव्य पथ पे लाए। जो इंडिया गेट के नीचे एक अमर जवान ज्योति होती थी, उसको दोबारा जलाएं और उस पे आजाद हिंद फौज का मेमोरियल बना दें। नेताजी की जो मूर्ति है वो सलाम कर रही है इंडिया गेट की। जी बिल्कुल, ये कितना सुंदर एक सुंदर। विकल्प बहुत है। अच्छा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जरूर आवाज होगा सर, ये आपकी मोदी जी तक पहुंच जाएगी और ये जल्द से जल्द बिल्कुल हो जाएगा। ये बिल्कुल सर। सपना भी पूरा बिल्कुल सर। मोर देन सर 40 आपने बुक्स लिखी और आपने एक ऑथर का एक अलग अपनी साइड दिखाई और वेदों के ऊपर रिसर्च की, तो सनातन की आपने एक अदर साइड दिखाई। तो आपको सर एक वीर शौर्य, भारत के वीर शौर्य का एक प्रतीक माना जाता है मेजर जनरल जीडी बख्शी जी को। तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है मूंछों की, तो ये बड़ी बड़ी मूंछों का क्या राज है सर? ये आपने किसको फॉलो किया? मेरे बड़े भाई साहब की भी मूछें होती थी। ओके। वो फादर भी मूछें रखते थे। एक मेरे ख्याल फैमिली कस्टम है। और सही कायदे से तो अब मेरे जो देखिए बड़े दैवयोग की बात है कि मेरे पूर्वज पिता की तरफ से परशुराम और माता की तरफ से द्रोणाचार्य। तो सारी दुनिया भर में घूमे, पूरी फौज ने सारे पहाड़ दिखाए, अल्टीमेटली गुरुग्राम आए। अपने जो पूर्वज के जो गांव है उसमें हम लोग आए हैं। तो उनकी तो ना सिर्फ मूछ बट उनकी तो दाढ़ी भी होती है। अभी तो केवल मूछ से काम चलाना पड़ रहा है। बट मुझे याद है कि एनडीए में आप तब तक मूछ नहीं उगा सकते जब तक आप ड्रिल स्क्वायर का टेस्ट पास ना करो। तो जैसे ही मैंने ड्रिल स्क्वायर का टेस्ट पास करा, मैंने मुझे उगानी शुरू कर दी थी और बड़ा शौक था मुझे बचपन से ही। और मेरे ख्याल फौज की पर्सनालिटी के साथ बगैर मूछ के फौजी नहीं बनता। और हमारी तो पटनाओं में जो हमारे रेजिमेंटल पुलिस की सेक्शन होती है, वो सबसे बड़े हट्टे जवान रहते हैं, उनको मुस्टैश अलाउंस दिया जाता है। खूब बड़ी बड़ी राजस्थान होती है, वो बड़ी बड़ी पूछे रखने के लिए और एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता सर, मेंटेनेंस अलाउंस। क्या बात है। लेकिन जरूर मेरे को शौक बड़ा था और मैंने शौक। एक बार मुझे याद है कि एक बार टीवी पे थे तो पाकिस्तानी कुछ गेस्ट सामने से बोल रहे थे, तो काफी खटापटी हो गई, जैसे हो जाती है इनके साथ। इनको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो बोले, Who is this man with the big mustaches? मैंने बोला, Neighbors envy, honors pride. अपनी उगाओ मेरी। That is like it. Thank you very much for. Thanks to you sir. Thank you so much. Thank you sir. सर लास्ट है देसी टॉक्स को सर, हमारे चैनल को आप हमारे चैनल के माध्यम से सर यूथ को और सभी को क्या संदेश आप सर देना चाहेंगे? एक इंस्पिरेशनल सर आप हमेशा देखिए, इंस्पिरेशनल संदेश मैं खासकर मैंने यूथ के लिए दिया था। मैं फिर दोबारा कहता हूँ जी, पेड़ उगाइए जी, वन उगाइए जी, हर गांव में एक तपोवन जी, हर शहर में 10 तपोवन जी, हर महानगर में 50 तपोवन जी, ये आप उगा दीजिए। आप धरती पे एक बड़ा उपकार करेंगे, आप अपने ऊपर, अपनी आने वाली पीढ़ियों पे बड़ा उपकार करेंगे और आप फिर वो मन की सभ्यता जो भारत था आप उसको उजागर करेंगे। आप हमको वेदों की तरफ ले जाएंगे, वो शांति का मार्ग। मंदिर तो बनने शुरू हुए शहरों में, लेकिन शहरों में कोलाहल, गंदगी, वनों में शांति, पीस, उस तरह से आपके मन शांत होंगे, वातावरण शांत होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और जो विनाश की तरफ हम जा रहे हैं वो उस पे रोक पाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना समय दिया हमारे को। जय भारत, जय हिंद सर, जय भारत सर, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना समय दिया। फिर आते हैं नए किसी एक और पर्सनैलिटी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।